चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हम सबका संकल्प है कि हमारे तहसील में रहने वाले हर परिवार, हर व्यक्ति कोई भी त्योहार हो, बड़े धूमधाम से, शान के साथ उसको मनाए। कोई भी त्योहार हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, बैसाखी हो, हर त्योहार वो अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत बहुत ज्यादा खुशियों से मनाए। और अगर हम लोग ये चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा कि हमारे हर परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत बेहतर करनी होगी। हर परिवार को उनका इनकम बेहतर करना होगा और उनका इनकम बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति का इनकम बढ़ाने के लिए काम करना होगा, फोकस करना होगा। दोस्तों, भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ ऐसे ग्रंथ यानी रामायण और महाभारत है। इन्होंने पूरी दुनिया को समझाया है कि हमारा ये जो जिंदगी है, इसके लक्ष्य क्या है। इसको उन्होंने नाम दिया है पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ। अभी ये पुरुष यानी स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, तो इस पुरुष का नाम है जीवन। तो इस जीवन के क्या उद्देश्य है, ये उन्होंने बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में पूरी दुनिया को बताया है। और यही कारण है कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का ऑलमोस्ट हर देश में, हर भाषा में अनुवाद है। हर देश में वो इतने ही वंदनीय है जितने वंदनीय वो अपने भारत देश में। अब ये जो फिलोसॉफी है, ये जो उन्होंने सभी देश को, दुनिया को ये चीजें बताई है, इसके ऊपर कई सारे दुनिया के विद्वान उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने रखा है कि ये जो चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ हमारे प्राचीन महान ग्रंथ बताते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसके ऊपर मैक्सिमम सभी विद्वानों का यह कहना है कि इसमें सबसे पहला आता है धर्म। धर्म का मतलब है आप अपने बाकी के लोगों के साथ, सिर्फ लोग ही नहीं, बाकी के पशु पक्षी जीवों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, आपकी क्या नीति है, क्या आचार संहिता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे आप जीवन व्यतीत करते हो, और वही है धर्म। तो सबका ऐसा मानना है कि धर्म पहले होना चाहिए, धर्म पहले आता है। लेकिन इससे सिर्फ अलग राय है हमारे सबसे विद्वान, वन ऑफ द सबसे विद्वान ऐसे महान विद्वान की, उनका नाम है कौटिल्य या चाणक्य। उनकी राय थोड़ी सी अलग है। वो कहते हैं कि इन चार जो पुरुषार्थ है उसमें से सबसे पहला आना चाहिए और आता है, वो है अर्थ। हर व्यक्ति के पास एक पर्याप्त ऐसा धन या पर्याप्त ऐसे द्रव्य होने चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप बाकी के सभी जो पुरुषार्थ है उनको अच्छी तरह से उनका आचरण कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, फिर आप हो सकता है कि आप बाकी की ये जो पुरुषार्थ, जो उद्देश्य है, वो सही तरह से आप नहीं कर सकते। ना आप धर्म का आचरण सही तरह से कर सकते हो सकता है आप फैमिली को जो उनकी केयर करनी चाहिए वो नहीं कर सकते। ये जो उनकी राय है, उस राय से ही हम भी पूरा एमसीएल बहुत ही सुसंगत, यानी हमारे भी वही सोच है। आज हमारे सोसाइटी में, हमारे तहसील में कई सारे सामाजिक चैलेंजेस है। हमें शिक्षा बेहतर करनी है, हमें वहां का पानी हो, सैनिटेशन हो, मेडिकल फैसिलिटी बेहतर करना है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमें बेहतर करना है। और ये सब चीजें जो हमें करनी है, लेकिन हम समझते हैं कि इन सभी चीजों के पहले, इस सामाजिक विकास के पहले आएगा आर्थिक विकास। हमें आर्थिक विकास पहले करना होगा और उसके बाद ही हम इन सामाजिक जो चीजें हैं, सामाजिक जो हमारे चैलेंजेस है, उसको बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, कैसे होगा हमारे तहसील का जो आर्थिक विकास जो हमें करना है वो कैसे होगा? तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों का अगर इनकम बेहतर करना है, उनकी जिंदगी बेहतर करनी है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका, वो है व्यापार, वो है बिजनेस। बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है, बिजनेस ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें धन प्राप्त करना, धन को तैयार करना, संपत्ति का निर्माण करना, ये एकमेव उद्देश्य के साथ वो किया जाता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझना होगा कि व्यवसाय करना, बिजनेस करना यानी क्या, व्यापार करना यानी क्या। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अगर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वो व्यापार नहीं है। किसी प्रोडक्ट की अगर किसी आपने एजेंसी ली है, उसको बेच रहे हो तो वो व्यापार नहीं है। मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना व्यापार नहीं है। व्यापार क्या है? तो व्यापार है, बिजनेस है कि किसी वस्तु का आप निर्माण करें, किसी वस्तु को या किसी सेवा का निर्माण करें और उस
ऐसी वस्तु और ऐसी सेवा होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप ग्राहकों की कोई जरूरत उसको पूरा कर रहे हो, उस वस्तु से आप ग्राहकों की जिंदगी बेहतर कर सकते हो, या आज उस ग्राहकों के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आप ये वस्तु उनको प्रदान कर रहे हो और ये वस्तु उनको दे रहे हो, उनसे आप द्रव्य ले रहे हो और पैसा कमा रहे हो। तो बेसिकली बिजनेस यानी उस वस्तु या उस सेवा का निर्माण करना है और उससे द्रव्य धन कमाना, ये पूरी डेफिनेशन, ये व्याख्या और ये मीनिंग है बिजनेस का जो करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हो तो उसके लिए समझिए कि शायद 4 अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। अभी 4 अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल जो तैयार करते हैं उनको भी उसमें द्रव्य प्राप्ति होती है, उनकी भी इनकम बढ़ती है। वो जो रॉ मटेरियल है उसकी प्री प्रोसेसिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी की चीजें हैं, मैन्युफैक्चर में कई सारी जगह पे लोग लगते हैं, इन सभी हर लेवल पे रोजगार निर्मित होती है, सबको अच्छा इनकम मिल सकता है और अल्टीमेटली पैकेजिंग होके वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होके अल्टीमेटली वो ग्राहकों के पास जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारे गांव के, हमारे तहसीलों के कई सारे रिसोर्सेस है जो ऐसे ही आइडल पड़े हुए होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस पे हमारे कई सारे लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोजगार की मिलती है, पैसे कमाने की मिलती है, बिजनेस की मिलती है। और दोस्तों इस कोई भी बिजनेस अगर तैयार करनी है, कोई फैक्ट्री की शुरुआत करनी है, तो इसके लिए क्या क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा होगा कि अगर हमें फैक्ट्री कोई डालनी है तो जगह चाहिए, लोकेशन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रास्ते चाहिए और उसके साथ फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कुछ हम लोग बनाते हैं, जो हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, फिर मार्केट और बाकी सब कुछ चीजें चाहिए। अभी इस चीजों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी लोकेशन या पानी, बिजली, रास्ते, ये बहुत बार ऑलमोस्ट सभी देशों में ये काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट व्यवसायों को, उद्योजकों को ये इस्तेमाल ये अवेलेबल करके देती है। लेकिन आज अगर आप देखोगे ये छोड़ के बाकी की जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, इन सभी चीजों सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर बिजनेस में कोई लगती है तो वो है रॉ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। इनफैक्ट आज अगर किसी चीज को आपको निर्मित करनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा कि आज की जो एज है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है। आज आपको अगर कोई चीज बनानी है तो वो कैसे बनानी, क्या बनानी, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। उसके लिए जो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, वो प्लांट एंड मशीनरी देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई देश बनाता होगा, वो देश, वो मैन्युफैक्चरर आपको बेच सकता है। एक वो चीज कि जिसकी वजह से वो फैक्ट्री आपके तहसील में लगेगी कि नहीं, वो फैक्ट्री आपके गांव में लगेगी कि नहीं, ये डिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इस पूरे बिजनेस केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे होता है। तो दोस्तों आज समझते हैं इस रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री। कच्चा माल, कच्ची सामग्री जिससे हम वो प्रोडक्ट, उस वस्तु का निर्माण करते हैं जो बेच सकते हैं। अब इस रॉ मटेरियल के अलग अलग उसका वर्गीकरण है, अलग अलग उसके प्रकार है। एक सिंपल वर्गीकरण उसका ऐसा है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। डायरेक्ट रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होता है कि जिससे वो चीज डायरेक्टली बन जाती है, जो वस्तु हमें बेचनी होती है वो डायरेक्टली बनता है। इनडायरेक्ट यानी उस रॉ मटेरियल से पहले दूसरी कोई चीज बनती है, बाद में जाके वो वस्तु बनती है जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा समझिए कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील बनाती, उसके लिए लोहे के जो पत्थर है, आयरन ओर्स है, वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है क्योंकि उस पत्थरों से डायरेक्ट स्टील बनने वाला है। लेकिन अगर वो स्टील जा रहा है किसी फैक्ट्री में मोटर बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, तो उस कार कंपनी के लिए ये जो लोहे का पत्थर है ये हुआ इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी है। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिसे कहते हैं सेकेंडरी रॉ मटेरियल। अभी सेकेंडरी रॉ मटेरियल यानी क्या? तो ऐसे रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी इस्तेमाल करे, उसका इस्तेमाल हो चुका है और फिर से हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उसको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे रॉ मटेरियल्स को जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं और रिसाइकल करके हम फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी रॉ मटेरियल। अब ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों?
क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक काम, एक संकल्प हम अपने तहसील के लिए, गांव के लिए करने वाले, और वो है जीरो वेस्ट तहसील। इस एक बहुत प्रमुख समस्या के ऊपर हम काम करने वाले हैं, कचरा मुक्त तहसील। आज छोटे से गांव से लेके बड़े गांव तक, बड़े शहरों तक हम देखते हैं कि ये सभी जो कचरा है, ये कचरे का भी पहाड़ बन रहा है। छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, सब कचरा पहाड़ों में जा रहा है, और इस कचरे की वजह से पर्यावरण की जो दुर्दशा हो रही है, जो उनका संकट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो हमारे आंखों के सामने। पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में ये कचरा है। लेकिन यही कचरा ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल हो सकता है। यही कचरा अगर हम मिक्स करके नहीं, अलग अलग तरीके से ले, तो हर एक टाइप का कचरा किसी ना किसी फैक्ट्री में जा सकता है। यानी ढूंढने की भी कोशिश करने की जरूरत नहीं हमें। ऑलरेडी ऐसे कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहां ये सब कचरा अगर वो अलग अलग काम करके ले, तो वहां जा सकता है सेकेंडरी रॉ मटेरियल का। दोस्तों, जैसे हम अपने घर में अखबार रखते हैं, उसको फेंकते नहीं है। आप कभी भी अखबार को कभी नहीं देखोगे कचरे में, वो रखते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 महीने के बाद हमें 100-150 रुपए मिलते हैं शायद, लेकिन फिर भी हम रखते हैं, 2-2 महीने तक रखते हैं, क्योंकि उसकी कुछ मूल्य है। वैसे ही अगर हमने इस कचरे की जो हर चीज जो होती है अलग अलग, उसको कोई मूल्य दिया, तो फिर कोई भी उसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि जिस ये चीज बेच के हम जो पैसे कमाएंगे, उस पैसे से एक हिस्सा हम ग्राहकों को, यानी जिनसे वो कचरा है, उसको भी देंगे। जैसे अखबारों के साथ होता है, वैसे ही सेम हम हर एक कचरे के साथ करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत बड़ी रोजगार निर्मिति, एक बड़ा बिजनेस का पूरा सेक्टर हमें डेवलप करना है हर तहसील में। आने वाले दिनों में किसी भी तहसील में, किसी की गांव के बाहर एक कचरे के पहाड़ बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस का जो पूरा एक साइकिल होता है, साइकिल कहते हैं जिसे, कि जिसमें बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, उस रॉ मटेरियल को उत्पादन करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, प्री प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिर पैकेजिंग करना, उसको लेके जाना, ग्राहकों को बेचना, और ग्राहकों से पैसे मिलाना, लेना, वो पैसे सब में बांटना और इनकम जनरेट करना, ये पूरा जो चीज होती है ना, इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। ओके, तो बिजनेस साइकिल पूरा करना होता है। और इस चीज में ये जो अलग अलग वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है अलग अलग लोग, उसे कहते हैं सप्लाई चेन। अभी जितने भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, बिजनेस करती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटी से छोटी कंपनी, किसी भी कंपनी जो ये मैनेज करती है, उसको अगर पूछेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वो कहेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इतना जरूरी है दोस्तों। और ये रॉ मटेरियल जो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना जरूरी है, आता कहां से है? कौन प्रदान करता है ये रॉ मटेरियल हमें? तो ये रॉ मटेरियल हमें प्रदान करता है हमारी प्रकृति। ये रॉ मटेरियल हमें देता है हमारी धरती मां, हमारी पृथ्वी। कोई भी सेक्टर हो, आज हमारे आंखों के सामने कोई भी सेक्टर अगर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी बिजनेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है, वो रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आता है हमारी इस प्रकृति से, हमारे इस धरती मां से। 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे ये रॉ मटेरियल हमें ये प्रकृति प्रदान करती है। सबसे पहले जो तरीका है वो है माइनिंग, वो है खनिकरण, यानी जमीन की खुदाई करना और उससे रॉ मटेरियल निकालना। अभी इस पूरे चीज को, माइनिंग को, एक तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और इससे कई सारे प्रोडक्ट आज की तारीख में निकलते हैं। दुनिया के मैक्सिमम बिजनेसेस आज इसी चीज के ऊपर चलते हैं। इसमें नंबर 1 है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। हम जमीन के अंदर जाके खुदाई करके नीचे जो इस पत्थरों में जो जीवाश्म ईंधन तैयार हुआ है लाखों सालों के ऊपर, उसको हम निकालते हैं। अभी इसमें क्रूड ऑयल है, इसमें प्राकृतिक गैस है, इसमें कोयला है। ये सभी तरह के जो ईंधन और ऊर्जा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सभी जीवाश्म ईंधन इस माइनिंग से हमें मिलते हैं, यानी ये रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं, फिर उससे रिफाइनिंग वगैरह होकर वो प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरे है मेटल्स, खनिज बेसिकली। अभी इस खनिज से क्या होता है कि हम अलग अलग तरह के धातु बनाते हैं। ये खनिज कंस्ट्रक्शन में भी जाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो हमारी इस पृथ्वी के अंदर 2 टाइप के खनिज मिलते हैं, एक प्रमुख खनिज और दूसरा गौण खनिज। प्रमुख खनिज यानी ऐसे खनिज कि जिससे बहुत हाई वैल्यू ऐसे मेटल मिलते हैं, या जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, या जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
ऐसे ऐसे सभी चीजों का, ऐसे सभी खनिजों को कहते हैं प्रमुख खनिज। सोने से लेके इस ऑयल एंड गैस तक ये सभी खनिज इसमें आते हैं। और इसमें जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल या नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। गौण खनिज यानी कौन सा, जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्थर से लेके बाकी छोटे मोटे जो है जिसका वैल्यू कम होता है, इसे गौण खनिज कहते हैं। और ये राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। और कौन डिसाइड करता है ये? तो हमारा एक एक्ट है 1957 का इस माइनिंग को लेके। तो इस एक्ट में लिखा हुआ है, ये इस कानून में लिखा हुआ है कि इसको गौण खनिज बोलेंगे, इसको प्रमुख खनिज बोलेंगे। दोस्तों हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल है ना, यानी ये पत्थर से लेके मिट्टी से लेके रेत तक, यानी जो भी आप हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये सब कुछ आता है गौण खनिज में। लेकिन इस माइनिंग के, इस खनिकर्म के बहुत सारे दुष्परिणाम। सबसे बड़ा तो दुष्परिणाम यह है कि आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो खनिकर्म हो रहा है, माइनिंग हो रही है, वो हो रही है इस जीवाश्म ईंधन के लिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा हो रही है इस कोयले के लिए। मैं अपने ही देश की बात करूं तो अपने देश में सबसे ज्यादा कोयला हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में दूसरे स्थान पे है। और हमारे यहाँ इतने इस कोयले की खदानें हैं, इतनी माइनिंग होती है, और ये सभी की सभी माइनिंग है बहुत घने जंगलों में। भारत देश की जितने भी कोयले की खदानें हैं वो घने जंगल में है। आप सोचिए उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जीव कितना नुकसान हम लोग कर रहे हैं, इस पर्यावरण का और इस प्राकृतिक संतुलन का कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ इस जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके परिवार है, अभी उनका सिर्फ विस्थापन नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ विस्थापित नहीं होती इस खदानों को, पूरी जिंदगी उनकी बदल जाती है। इतने सारे संकटों का सामना उनको करना पड़ता है। माइनिंग के यानी जितने आप बोलोगे उतने प्रॉब्लम्स आज इस माइनिंग की वजह से। और इस माइनिंग का, इस खनिकर्म का एक लिमिटेड रोल होगा अगर हमें सस्टेनेबल इकोनॉमी करनी। देखो सस्टेनेबल इकोनॉमी यानी क्या? तो सस्टेनेबल इस चीज का एकदम सिंपल अर्थ है, यानी अगर वो चीज हम आगे के हजारों सालों तक अगर कर सकते हैं ना, तो उसे कहेंगे हम सस्टेनेबल। अभी अगर माइनिंग के बेस के ऊपर हम इकोनॉमी का निर्माण करते हैं, अगर माइनिंग के बेस पे हम अपने आर्थिक विकास की योजना करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं, वो नहीं चलेगा हजारों सालों तक, हमें पता है। तो माइनिंग का बेसिकली लिमिटेड रोल होना चाहिए। मेटल्स हम लोग उससे निकालने चाहिए और मेटल कंटिन्यूसली रिसाइकल होने चाहिए, बस इतना ही रोल होना चाहिए, लेकिन उसका ज्यादा है। दूसरा जो तरीका है जिससे ये प्रकृति हमें रॉ मटेरियल प्रदान करती है, वो है वनस्पति। वनस्पति से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तीसरा जो प्रकार है कि जिसकी वजह से ये जिस तरीके से ये प्रकृति, ये धरती माँ हमें रॉ मटेरियल प्रदान करती है, वो है एनिमल्स, प्राणियों से मिलने वाला रॉ मटेरियल। तो हमने देखा कि 3 तरीके हैं। हमने देखा कि माइनिंग जो है, खनिकर्म जो है, उसका बहुत लिमिटेड रोल होना चाहिए और है आइडियली। तो बेसिकली जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल आना चाहिए वो किससे आना चाहिए? वो वनस्पति और एनिमल्स, प्राणी, बस इनसे ही आना चाहिए। और सिस्टमैटिकली वनस्पति से रॉ मटेरियल तैयार करना, सिस्टमैटिकली जानवरों को अपने साथ उनका ख्याल रखना, उनसे अलग अलग उत्पादनों का निर्माण करना, ये हम किसमें करते हैं? तो ये हम करते हैं एग्रीकल्चर, ये करते हैं हम खेती में। इसलिए अगर हमें सस्टेनेबल इकोनॉमी का निर्माण करना है, उसके लिए सस्टेनेबल रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसका एक ही चीज है, उसका एक ही सवाल है, उसका एक ही आंसर है, एक ही तरीका है करने का, वो है खेती। और खेती का मतलब यानी सब कुछ आता है इसमें। खेती करना भी है, इसमें फलोत्पादन भी है, पशुपालन भी है, फिशरीज भी है, मत्स्य व्यवसाय भी है, सब कुछ सस्टेनेबल रॉ मटेरियल के तरीके हैं। दोस्तों अगर हम लोग वनस्पति की बात करें, यानी पेड़ों से हमें जो कुछ चीज मिलते हैं, खेती करके हमें जो चीज मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल हम खेतों से, इस जमीन से निकाल सकते हैं, हर सेक्टर के लिए। आप देखिए फूड इंडस्ट्री, हम सभी जानते हैं कि फूड इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है रॉ मटेरियल का, वो है हमारी खेती। लेकिन इसके अलावा ईंधन में भी हमने देखा है कि बायोफ्यूल रियल सस्टेनेबल फ्यूल है। कोई जरूरत नहीं इतने बड़े बड़े खदानें तैयार करने की। हम जो भी चाहिए, कोयला चाहिए, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन से लेके ऊर्जा निर्मित के लिए चाहिए, हर तरह का ईंधन हम तैयार कर सकते हैं बायोफ्यूल से।
वो भी आएगा। उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? खेतों से। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, स्पेशली बांबू के कई कई अलग अलग वैरायटीज है, स्पीसीज है, जो बहुत लॉन्ग टर्म हमें सस्टेनेबल ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जिसका उपयोग हो सकता है। टेक्सटाइल, हर तरह का जो वस्त्र हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, वो पूरी उसके लिए रॉ मटेरियल आ सकता है खेतों से। फार्मा, यानी उपचार पद्धति में सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है आयुर्वेदा। और इस आयुर्वेदा के जो सभी जो रॉ मटेरियल वो कहां से आते हैं? इसी वनस्पति से, पेड़ों से। कॉस्मेटिक और हेल्थ केयर, आज ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हम अपने इस खेतों से, जमीन से उगा सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज, यानी सुबह हम जो ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट लेके ब्रश करते हैं, उससे लेके हम रात को सोने के लिए जो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं मच्छरों के लिए, हर चीज, यानी आपके किचन से जो चीज आपको लगती है, टॉयलेट के लिए जो चीज क्लीन करने के लिए लगते हैं, हर चीज का जो उपयोग या हर चीज का जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल हम इस खेतों से निर्माण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे, अगर हम प्राणियों की बात करें, तो उनसे भी कई सारी चीजें मिलती है, कई सारा रॉ मटेरियल मिलता है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री उससे डेवलप होती है, वो फूड प्रोडक्ट्स है ना। हम देख सकते हैं कि इन प्राणियों से मिलने वाली कई सारी चीजें, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके अलावा आयुर्वेदा कॉस्मेटिक्स में लगने वाले सभी जो प्रोडक्ट्स है, उत्पादन है, ये कई सारे उत्पादन ये एनिमल बेस है, जो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा रेशम वस्त्र हो, इसके जैसे वस्त्रों का निर्माण हो, या लेदर की कई सारी चीजें, ये सभी जानवर हमें प्रदान करते हैं। फिशरीज, मत्स्य व्यवसाय भी एक तरीका है कि जिससे बहुत सारा रॉ मटेरियल आ सकता है, फूड इंडस्ट्री के लिए आ सकता है। अगेन आयुर्वेदा, अगेन कॉस्मेटिक्स, इन सभी चीजों के लिए फिशरीज कैन बी अ गुड रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट, जंगल भी एक बहुत बड़ा एक सोर्स है रॉ मटेरियल का। इनफैक्ट जंगलों के कई सारे ऐसे उत्पादन है, कई चीज है कि जो रॉ मटेरियल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन ऐसे प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। और इस पूरी परिस्थिति में ऐसा देश जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल रॉ मटेरियल बनाता हो, ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, खेती हो सकती है, ये सभी तरह के रॉ मटेरियल की निर्मित हो सकती है, ऐसा देश अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो है भारत। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री आप लीजिए, आज जो भी इंडस्ट्री में लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, फैसिलिटीज है, हर चीज के लिए हम रॉ मटेरियल अपने खेतों से ले सकते हैं, पशुपालन करके ले सकते हैं, मत्स्य व्यवसाय करके ले सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं, कंपनियां काम कर रहे हैं, वो कहां से रॉ मटेरियल लाते हैं? कहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता है? तो वो रॉ मटेरियल आज वो खेतों से नहीं ले रहे, वो रॉ मटेरियल वो ले रहे हैं इस पेट्रोकेमिकल से, वो रॉ मटेरियल आज वो ले रहे हैं इस क्रूड ऑयल से। इनफैक्ट आप देखोगे कि हर सेक्टर, अभी फर्टिलाइजर, खाद का जो सेक्टर है, बेसिकली वो खाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्रूड ऑयल से, वो खाद आना ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ वनस्पति से, वनस्पति प्राणियों से, उनसे आना चाहिए खाद। और क्योंकि वो 100% जाता है हमारा खाना बनाने के लिए। लेकिन आज हम लोग क्रूड ऑयल से ले रहे हैं, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, कितना कैंसर फैलता जा रहा है। वस्त्र 100%, 80% तक तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो भी वस्त्र का निर्माण, जो भी हम लोग पहनते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% क्रूड ऑयल से आ रहा है। फर्नीचर, मैक्सिमम फर्नीचर आज क्रूड ऑयल से आ रहा है। कॉस्मेटिक्स बोलिए, पेंट बोलिए, हर चीज के लिए आज जो रॉ मटेरियल बन रहा है, वो रॉ मटेरियल बन रहा है किससे? तो क्रूड ऑयल से। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि कैसे यूरोप में छोटे छोटे देश है, लेकिन उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? अमेरिका भले ही वो आकार से बड़ा हो, लेकिन उसके पास इतनी खेती नहीं है। भारत जैसे देश, भारत जैसी जितनी खेती है, वो ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास है, ना यूरोप के पास है। और यूरोप, उसके बहुत सारे राष्ट्र तो हमारे राज्यों से बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी का निर्माण। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो यूरोप में है। कॉस्मेटिक में सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है वो यूरोप में है। तो फिर ये लोग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाते कहां से रॉ मटेरियल? तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल लाते हैं इस क्रूड ऑयल से। और ये इतने होशियार है कि इस क्रूड ऑयल के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए जो रिफाइनरी चाहिए, क्रूड ऑयल से वो रिफाइनरी होगी, उस रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल नहीं बनता, तो इस रिफाइनरी से ये सब रॉ मटेरियल बनता है। वो क्रूड ऑयल की रिफाइनरी वो नहीं लगाते,
कोई जरूरत नहीं, वो आउटसोर्स करते हैं। और कौन करता है, कौन उनको देता है ये सब रॉ मटेरियल तैयार करके? भारत। दोस्तों आप सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन हमारे देश का नंबर 1 जो एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, वो क्या है? तो नंबर 1 पे है ये मिनरल फ्यूल्स, ये रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल से बन रहा है। हमारे देश में रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी कैपेसिटी। इतने साल से रिलायंस रिफाइनरी में एक्चुअली उनका बिजनेस क्या है? यही तो है, क्रूड ऑयल लाना, उससे अलग अलग रॉ मटेरियल बनाना और फिर से एक्सपोर्ट करना। रिलायंस कभी भी रिटेल आउटलेट यानी डीजल पेट्रोल बेचने में नहीं थी, यही बिजनेस था। अभी कुछ दिनों से है जो हमारे सामने है, लेकिन उनका बिजनेस आज भी वो है। और हमारे पूरे देश का अगर आपने एक्सपोर्ट देखा तो नंबर 1 पे ये चीज है। लेकिन दोस्तों ये अभी ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। इन्हीं चीजों की वजह से, यही जो नॉन सस्टेनेबल, ये जो गलत काम हम लोग कर रहे हैं, इसी की वजह से तो अभी आज इतने बड़े संकट में है। दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, हम पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है, ऐसे संकट के ऐसे कगार पे हम लोग खड़े हैं। आईपीसीसी यूनाइटेड नेशन जब बोलती है कि कोड रेड है, तो आईसीयू में हम लोग, पूरी पृथ्वी आज आईसीयू में, ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने है, और वो है सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रोकेमिकल की वजह से। तो दोस्तों अगर हमें इस संकट से इस दुनिया को बचाना है, लोगों को बचाना है, हमारे भविष्य को बचाना है, एक ही सोल्यूशन, ये सभी जो रॉ मटेरियल है ना, जो अलग अलग सेक्टर के लिए आ रहा है, ये सभी रॉ मटेरियल कंपलसरी आना चाहिए खेतों से, एग्रीकल्चर से। और जब ये चीज है, जब आने वाले दिनों में कंपलसरी रॉ मटेरियल खेतों से ही आने वाला है, तो इस पे सबसे अमीर देश अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वह है हमारा भारत। ये सभी सस्टेनेबल रॉ मटेरियल जिससे मिल सकते हैं वो है हमारा भारत। मैक्सिमम आ सकता है हमारा भारत। और इसलिए आने वाले दिनों में बिजनेस का भी सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर किसी देश में है तो वो है हमारा भारत। और ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो वस्तु का भी जो हम लोग निर्माण करेंगे ना, अभी ये वस्तुएं भी ऐसी वस्तुएं की जो कंपलसरी सबको चाहिए। ये जो एनर्जी चाहिए, ईंधन चाहिए, खाना चाहिए, कंपलसरी चाहिए। और जो सस्टेनेबल खाना, सस्टेनेबल ईंधन आने वाले दिनों में अगर कोई देश पूरी दुनिया को दे सकता है तो वो है भारत। और यही यही कारण है, यही स्टेटस है कि जिसकी वजह से हम फिर से वो करने वाले हैं। फिर से हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट बनेंगे। दोस्तों हमने देखा कि पूरी जो हमारा जो इतिहास है, संस्कृतियों का इतिहास, जब से इकोनॉमी की शुरुआत, देशों की शुरुआत हुई है, अलग अलग देश, अलग अलग इकोनॉमीज की शुरुआत हुई है, मोर देन 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया के लिए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। दुनिया के लिए 40% से ज्यादा जीडीपी हम बना रहे थे, और वो फिर से बनेगा। अभी फिर से वो बनेगा। फिर से भारत दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इनकम या जीडीपी का निर्माण करेगा। और इस निर्माण में, इस पूरे प्रोसेस में हमारे ये जो फैमिलीज है ना, ये जो हमारे परिवार है, लोग हैं, इनका जो इनकम है कम से कम 6 से 8 गुना, 10 गुना तक बढ़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। और वैसे नहीं बढ़ेगा। देखो अभी आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो ऐसा, नॉर्मली पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे हम भारत का? तो टोटल भारत का इनकम डिवाइडेड बाय कितने लोग इसमें रहते, तो वो क्या हुआ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इतना इनकम है। अभी उस प्रति व्यक्ति इनकम को हमें 6 से 8 गुना बढ़ने ही वाला है बाय डिफॉल्ट। लेकिन वो आज जो भी इनकम है वो समान, उसका वाटअप नहीं है, समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें बहुत सारी असमानता है। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो जितना भी इनकम भारत में निर्माण होता है, उस इनकम का 1/3 इनकम यानी 1/3, 1/3 इनकम 1% लोगों के पास है। 1% भारत में रहने वाले, ऊपर के जो 10% लोग हैं ना, उस 10% लोगों के पास 2/3 इनकम है। और 90% लोगों के पास 1/3। वो तो छोड़िए, जो आखिरी वाले, जो नीचे वाले 50% लोग हैं, आधे जो लोग हैं, उनके पास 6% भी इनकम नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये जब एमसीएल काम करेगी तो आपको पता है कि एमसीएल का काम करने का तरीका क्या है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर इस इनकम का, जो भी पैसे हम कमाएंगे, उसका समान वाटअप, समान डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों में करेंगे, और देखेंगे कि हमारा हर परिवार, हर व्यक्ति, उसको अच्छा इनकम मिले। लेकिन ये करते समय हमें बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी बरतनी होगी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसी सावधानी बरतनी होगी जो इतिहास ने हमें बताई। दोस्तों अभी क्या है कि की टू बिजनेस,
कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करें ना, तो उसका की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत जो होती है वो रॉ मटेरियल। हजारों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी होने वाला है। कल भी अगर आप देखोगे तो भी आने वाले दिनों में रॉ मटेरियल है जो कंट्रोल करेगा ये बिजनेसेस। और इसमें भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा हो, देखो रॉ रॉ मटेरियल हमारे पास ज्यादा है, भारत देश आने वाले दिनों में ये बिजनेस कंट्रोल करेगा, ये भूमि होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का निर्माण होगा, ये सच है, ये होने वाला है। लेकिन हमने देखा इतिहास में कि कैसे बाहर के लोग इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। भले उनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास रॉ मटेरियल कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं, फिर भी आके हमारे इतने बड़े महान देश को उन्होंने कंट्रोल करके इस पूरे रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल का, बिजनेस का अपने खुद के लिए उन्होंने फायदा किया कर लिया और हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचा। वो था तब, वो था इतिहास। लेकिन दोस्तों आज भी ऐसे चल रहा है, आज भी ऐसे है। आज भी यहाँ के बिजनेसेस, मार्केट, रॉ मटेरियल, मैन पावर, सब कुछ कौन उसका फायदा ले रहा है? बाहर के लोग। तरीका उनका, अभी अभी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन आज किसी भी कंपनी के बारे में आप जरा पढ़िए, कैसी कंपनी तैयार होती है, बड़ी बनती है, और कैसे बाहर की कंपनियां उसका फायदा उठाती है। अब एक एग्जांपल आपके जो सामने है वो है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट हमारी कंपनी करके शुरुआत हुई, लेकिन आज 100% कंपनी, यानी 75% से ज्यादा जो जिसका स्टेक है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट ये कंपनी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी। अभी इसने क्या किया? पहले तो फ्लिपकार्ट को ले लिया, पूरा सब कुछ अभी उसके हाथ में, कंट्रोल में सब कुछ है, गुलाम बन गए फिर से हम लोग। वाह। और उसके बाद उसने क्या किया? एक बार उसने भारत के देश के कंपनी का मुखौटा पहन लिया, चेहरा पहन लिया, और उसने बाद में बाकी, अभी आप देखोगे कुछ दिनों में फ्लिपकार्ट ने 22 कंपनियों को खरीद लिया है। एसोसिएशन नहीं है, कंट्रोलिंग स्टेक्स लिए है। अभी सब कंपनी उनकी गुलाम, 22 कंपनी आपके सामने तो सिर्फ अभी 9 दिख रही है। और ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप गूगल कीजिए, आप नेट पे जाइए, आपको पता चलेगा कि फ्लिपकार्ट कितनी सारी कंपनियों ने उसने खरीदी। तो ये तरीका है आज। आज की तारीख में अगर हमें बिजनेस करना है तो ऐसा तरीका है कि लोग कैसे अपने इस रिसोर्सेज को, बिजनेस को, भारत देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा एक तरीका है वो है पैसा, दूसरा एक तरीका है वो है फंडिंग। पैसा, फंडिंग, ये फंडिंग भी बहुत आसानी से ऐसा तरीका बन चुका है कि जिसकी वजह से आप उस कंपनी को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाते हो। और दोस्तों अभी तो बहुत सिंपल हो गया है। देखो पहले कैसे होता था, पहले ये यूरोपियंस ये हजारों किलोमीटर चल के आए, अपने साथ सेना को लेके आए, यहां आने के बाद उन्होंने फिर वो पॉलिटिक्स किया, युद्ध किया, राजनीति की, जो कुछ किया कपट का रास्ता, और उसके बाद फिर उन्होंने बिजनेस के कंट्रोल लिए। इतनी मेहनत करने के बाद अभी तो बहुत आसान बन चुका है। अभी तो इतना आसान बन चुका है ना कि वो बहुत आसानी से इन बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो भी बाहर रह के, जरूरत नहीं उनको यहां आने की। और उसका तरीका है फंडिंग। आज बहुत आसानी से मिल सकता है पैसा, फंडिंग। और ये लोग जो होते हैं ना, देखो ये लोग जब पैसा डालते हैं ना तो उनको टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती, उनको नहीं समझ में आएगा एमकूल क्या है, कैसे चलेगा, एम सीएनजी कैसे बेहतर है, या एम कुकिंग सिस्टम कितना बेहतर है, वो उनको कुछ नहीं समझ में आता। उनको समझ में आता है लोग, उनको समझ में आता है प्रमोटर्स, ये डॉक्टर लवेश, डॉक्टर श्याम, प्राची, ये सब उनको समझ में आएंगे। उनको पता चलेगा कि उनके साथ जो टीम लगी हुई है कितनी मेहनत के साथ कर रही है, वो विजन मिशन वो करेंगे, ये उनको समझ में आता है। और बस एक सिंपल सा तरीका होता है कि बस इक्विटी ले, पैसे दे, और हमेशा के लिए उनको गुलाम बनाए। और दोस्तों ये जो लोग होते हैं ना, इनको वल्चर कैपिटलिस्ट कहते हैं। वल्चर यानी क्या? गिद्ध, गिदाड़। अब गिद्ध क्या होता है? गिद्ध एक प्राणी जीव है जो जिसे जिसे प्रकृति ने बनाया रिसाइकलिंग के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव करते हैं, हमने देखा है। सस्टेनेबिलिटी में हमारा अर्थवर्म जो है, केचुआ, वो काम करता है खेतों में, वो हमने देखा है। तो प्रकृति की अपनी व्यवस्था, और उसमें का ही व्यवस्था का सबसे बड़ा प्राणी कोई है तो गिद्ध है। वो उसका काम है, उसको बनाया वैसे। कोई भी मृत जानवर जब होता है तो उसको पूरी तरह से सब कुछ खा लेता है, वो उनका एक कतरा भी नहीं रखता हो, क्योंकि वो उसका काम है, वैसे बनाया है माने उसको। लेकिन ये वल्चर कैपिटलिस्ट जब आते हैं किसी बिजनेस में, एक बार आपने उनको छू लिया और उन्होंने वो लेना शुरू कर दिया, तो जब तक पूरी इक्विटी आपकी खत्म नहीं हो जाती, जब तक पूरा कंट्रोल आपका खत्म नहीं होता, जब तक पूरे पैसे वगैरह प्रॉफिट उनके पास नहीं आता, तब तक वो आपको नोचते खाते पीते रहते हैं। यहां तक कि ये लोग तो टैक्सेस भी नहीं भरते।
भारत में जो कंपनी को एक्विजिशन करते हैं उसके टैक्सेस भी नहीं भरते, गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं देते। इस तरह कैसे लोग? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे हम। ये लोग जो है ना दोस्तों, ये लोग अभी उस पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्टेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं। अभी कोई आजादी विजादी के लिए कुछ नहीं होगा। एक बार ये लोग आ गए तो हमेशा के लिए अभी आ रहे हैं, हमेशा के लिए। जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है उसका जो सबसे अमीर देश जो है, जहां ये होने वाला है सबसे अमीर, वो सिर्फ भारत में होने वाला है। एक बार ये आ गए तो ये कभी इसके बाद नहीं चाहेंगे, और इसलिए हमें होने नहीं देंगे। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन एमसीएल इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आज, अगर हमको फंडिंग चाहिए, अगर हमको पैसे चाहिए, कितने भी ज्यादा चाहिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे जिसमें लगाए जाते हैं वो है रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस। 142 लाख करोड़ एक साल में वो निवेश होता है उसमें, उससे ज्यादा अभी बढ़ रहा है। और इसमें एमसीएल की जो स्ट्रांग जो भूमिका, जिस लेवल पे एमसीएल है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमको पैसे चाहिए ना तो हम कभी भी सिर्फ हाँ बोलो तो बहुत सारे लोग हमें पैसे दे सकते हैं, हमेशा के लिए दे सकते। कोई जरूरत नहीं इतना सब कुछ सहन करने की, इतनी मुश्किल करने की, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने इस पे करें, क्योंकि हम ये कंट्रोल कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हमको पता है इसके आगे क्या होगा। फिर हम कभी अपना कंट्रोल, किसानों का भविष्य, लोगों का भविष्य, देश का भविष्य किसी भी ये लोगों के फॉरेन के हाथ में बिल्कुल बिल्कुल देंगे नहीं। हम ख्याल रखेंगे हमारे लोगों का, हम ख्याल रखेंगे हमारे किसानों के भविष्य का, हमारे लोगों का भविष्य, और करेंगे हम। कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी शुरुआत के कुछ दिन, बस उतना ही, लेकिन करेंगे। और जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितना पोटेंशियल हमारे देश का है, हमारा है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, वो बनाएंगे। हर परिवार को एक बहुत अच्छा इनकम दिलाएंगे, हर घर को एक अच्छा इनकम दिलाएंगे, ताकि वो हर त्योहार को बहुत धूमधाम से, बहुत आनंद के साथ वो उसको मनाए, और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान राष्ट्र देश बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।